हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो हिस्ट्री के जो चैप्टर सेकंड है राइज ऑफ डायनेस्टीज, इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट जो पार्ट्स में हमने जो डिफरेंट जो ये जो आपके जो एम्पायर थे, डायनेस्टीज थे, उनके बारे में हमने स्टडी कर लिया है। साथ ही साथ जो हमने जो क्लोजर लुक देखा आपके जो चोला जो एम्पायर है उसका जो हमने डिटेल स्टडी कर लिया है। और जो है इस भाग जो है यहाँ पर जो सेकंड जो वीडियो है वहां पर हम जो है आपके जो मुस्लिम जो इन्वेजन होते हैं, मतलब मुस्लिमों ने जो हम पर इंडिया पर अटैक किया और कैसे जो है यहाँ पर जो मुस्लिम जो रूलर इस्टेब्लिश होता है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जो है डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए जो देखिए हम जो आता है हमारा पॉइंट पे जो मुस्लिम इन्वेजन, मुस्लिम जो है यहाँ पर इंडिया में अटैक करते हैं। तो सबसे पहले जो द अरब्स वेयर अटेम्प्टिंग टू इन्वेड इंडिया फॉर मेनी इयर्स बट वेयर प्रिवेंटेड बाय द प्रतिहारास, मतलब जो हमने प्रतिहारा जो डायनेस्टीज है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो वहां पर हमने देखा था कि अरब है वो कई बार जो है इंडिया पर अटैक करते हैं, बार बार अटैक करते हैं, बट वो सफल नहीं हो पाते और प्रतिहाराज है वो उनको रोक कर रखते हैं। बट फाइनली जो मोहम्मद बिन काजिम वाज द फर्स्ट अरब जनरल ऑफ उमयद एम्पायर, जो आपके जो मोहम्मद बिन कासिम है अरब से जो आए थे, अरब जो जनरल थे, उमयद एम्पायर के जो जनरल थे, तो वो जो है सबसे फर्स्ट जो है अटैक करते हैं। उससे पहले भी हुआ था बट इनका जो अटैक है वो ज्यादा पावरफुल होता है और वो अटैक और सक्सेस टू कंक्यूर सीन इन 712 सीई, मतलब वो जो है 712 सीई में जो सफल हो पाते हैं और सिंध को वो कब्जे में कर लेते हैं। द एडवांस वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय द प्रतिहारास एंड राजपूत, बट इन द साउथ द अराइवल ऑफ मुस्लिम ट्रेडर्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन सल्तनट्स। मींस यहाँ पर 712 सी है, वहां पर जब वो जो अटैक करते हैं और वो सफल हो जाते हैं, सिंध को जीत देते हैं, बट और आगे वो नहीं बढ़ पाते क्योंकि जो उस समय प्रतिहारास थे और जो राजपूत जो रूलर्स थे वो उनको हराकर फिर से वापस वहीं से उनको रिटर्न होना पड़ता है। बट साउथ एरिया में ऐसा नहीं था। साउथ में जो मुस्लिम जो ट्रेडर्स हैं वो इंटर हो गए थे और वो जो है डेक्कन जो सल्तनत का फॉर्मेशन यहाँ पर लोकल रूलर्स के साथ मिलकर कर लेते हैं। सो फ्रॉम द 12th सेंचुरी मुस्लिम इन्वेडर्स सक्सीड इन इवेडिंग नॉर्थर्न इंडिया एंड एस्टैब्लिश द दिल्ली सल्तनत। फाइनली जो 12th सेंचुरीज में मुस्लिम जो इन्वेडर्स हैं वो सक्सेस हो पाते हैं और नॉर्दर्न इंडिया में है वो मुस्लिम जो रूलर्स है, मुस्लिम जो रूल है वो इस्टेब्लिश होता है। 12th सेंचुरी से पहले यहाँ पर कोई भी मुस्लिम जो है अपना जो है इस्टेब्लिश नहीं कर पाते थे, यहाँ पर वो शासन स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। बिटवीन आपके जो 1001 से लेकर 1027 सी की बात करें तो मोहम्मद ऑफ गजनी अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स, मतलब मोहम्मद ऑफ जो गजनी, गजनी के जो सुल्तान थे, वहां के जो हेड है वो जो है क्या करते हैं 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक करते हैं, मतलब 17 बार 17 टाइम्स यहाँ पर अटैक करते हैं। और यहाँ के जो ट्रेजरीज है, यहाँ पर जो खजाना था, यहाँ की जो धन संपदा है उसको वो लूट कर चले जाते हैं। सो वो लूटिंग ट्रेजर्स इंक्लूडिंग द रिच टेम्पल ऑफ सोमनाथ, सोमनाथ का जो टेम्पल जो उस समय संपन्न हुआ करता था, वहां सोने चांदी हीरे जवाहरात हुआ करते थे, तो उन सबको लूट कर ले जाते हैं। कौन? मोहम्मद ऑफ गजनी 17 टाइम इंडिया में अटैक करते, सोचिए। देन मोहम्मद गोरी वाज द नेक्स्ट मुस्लिम रूलर हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियन हिस्ट्री। अब जो नेक्स्ट जो अटैक आता है जो मुस्लिमों में, वो थे मोहम्मद गोरी। वो यहाँ के बारे में सुने रहते हैं, यहाँ के धन संपदा के बारे में, यहाँ पर जो रिचनेस है, यहाँ की वेल्थ है उनको, तो वो भी अटैक करते हैं। बट जो फर्स्ट टाइम जो अटैक करते हैं तो जो पृथ्वीराज चौहान है वो उनको हरा देते हैं। 1991 में जब उनका अटैक होता है तो वो उनको हरा देते हैं। बट नेक्स्ट ईयर आपके जो 1191 में सॉरी, वो पृथ्वीराज चौहान जब अटैक करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान उनको हरा देते हैं, किनको? मोहम्मद गोरी को। बट जब सेकंड जो अटेम्प्ट है मोहम्मद गोरी के द्वारा किया जाता है तो पृथ्वीराज चौहान उनको हरा नहीं पाते हैं। और इस जो बैटल होता है द बैटल ऑफ तराइन, जो सेकंड बैटल था, वहां पर पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और उनको किल्ड पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। वहीं पर ही जो लड़ाई में वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, डेथ हो जाती है उनको। देन वो मोहम्मद गोरी जो है आगे बढ़ते जाते हैं। ही कंटिन्यूड अप टू कन्नौज एंड लेफ्ट बिहाइंड
कुतुबुद्दीन ऐबक हिज एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब वो कंटिन्यू कन्नौज तक पहुंच जाते हैं और उसके आसपास एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं और मोहम्मद जो गोरी है वो चले जाते हैं, बट वो अपने हेड के रूप में, अपने एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं और आगे जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ द स्लैब डायनेस्टी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही है इंडिया में जो स्लैब डायनेस्टी या फिर नॉर्दर्न इंडिया में हम बात करें तो आपको जो मुस्लिम जो रूल है वो इस्टेब्लिश करते हैं, जिसका नाम था स्लैब डायनेस्टी। यहाँ पर आप जो देखोगे द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1193 in 1338 three more floors were added by Iltutmish and finally Firoz Shah Tughlaq added the last two floor to it। मतलब स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके जो आगे जो है इल्तुतमिश उस पर जो 3 more floor मतलब उसके ऊपर और 3 और फ्लोर्स बनाते हैं, फिर बाद में और जो फिरोज शाह तुगलक है वो लास्ट जो फ्लोर है उसको जो लास्ट जो 2 फ्लोर है और बनाते हैं, तब फाइनली जाकर कुतुब मीनार है वो कंप्लीट होता है। तो हम आगे जो देखें स्लैब डायनेस्टीज के बारे में, तो जैसा हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने स्लैब डायनेस्टी जो है एस्टैब्लिश किया था। सो द स्लैब डायनेस्टीज एक्सटेंडेड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एंड अंडर उल खां बलबन it reached its peak after Balban death. The Sultanate lost its power in 1290 AD to the Khilji dynasty which conquered central India। मीन्स यहाँ पर जो स्लैब डायनेस्टी है सबसे ज्यादा पावरफुल की हम बात करें तो वो उस समय जो उल खां बलबन थे उनके समय था, और जैसे ही जो बलबन का जो डेथ होता है तो धीरे धीरे ये जो स्लैब डायनेस्टी है वो डिक्लाइन होने लगता है और फाइनली 1290 आते आते तक ये जो है पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाता है और यहाँ पर एक जो नई जो डायनेस्टी है उसका फॉर्मेशन होता है जिसे हम खिलजी या फिर खिलजी डायनेस्टी के रूप में जानते हैं। तो आगे आता है इन 1320 द तुगलक डायनेस्टी ग्रेव एंड अंडर मोहम्मद बिन तुगलक रीच इट्स ज़ेनिथ। मतलब अब जो है आपके जो खिलजी के बाद आपके जो आते हैं वो आते हैं आपके तुगलक जो डायनेस्टी जो 1320 में जो इस्टेब्लिश होता है और सबसे ज्यादा जो पावरफुल जो अपने रीच पर होता है वो था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोस्ट जो पावरफुल जो तुगलक डायनेस्टी के जो रूलर्स हुए, द डिक्लाइन ऑफ तुगलक डायनेस्टीज स्टार्टेड विद द इन्वेजन ऑफ मंगोल रूलर तैमूर इन 1398 AD। मतलब अब जो तुगलक डायनेस्टी है वो भी धीरे धीरे 1398 आते आते तक इनका भी जो है डिक्लाइन होने लगता है। क्यों? क्योंकि मंगोल से बार बार जो है मंगोल के जो तैमूर है वो इन पर अटैक करते हैं और यहाँ पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं। सो इसके बाद आता है जो सैयद जो डायनेस्टी है रूल फ्रॉम 1414 टू 1450, देन इट वाज फॉलोड बाय द लोधी डायनेस्टी। मींस यहाँ पर आप देखोगे स्लैब डायनेस्टी के बाद आपके खिलजी या फिर खिलजी डायनेस्टीज की हम बात करें, उसके बाद जो है तुगलक डायनेस्टी यहाँ पर स्टैब्लिश होता है, फिर आपके जो सैयद जो डायनेस्टीज आते हैं और लास्ट में आपका आता है लोधी डायनेस्टी। सो लोधी डायनेस्टीज की बात करें तो जो इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के जो है लास्ट जो रूलर्स हुए वो तो थे इब्राहिम लोधी। टू एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर हिज हाई handedness and constant disagreement with his Afghan chief cost him his throne and life when they invited Babur to conquer Delhi। मतलब अब ये जो है कहीं ना कहीं इनके साथ जो अफगान जो चीफ्स थे, अफगान जो मुखिया थे, उनके साथ इनका ठीक से नहीं बनता था, तो जिसके कारण से धीरे धीरे ये जो है इनका पतन होते गया और बाबर जो है फाइनली दिल्ली पर अटैक करते हैं और इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं और यहीं से ही दिल्ली सल्तनत क्या हो जाता इंड हो जाता है। सो बाबर विद अ मच स्मॉलर आर्मी, बाबर की आर्मी क्या थी, बहुत ही कम थी, बहुत ही छोटी थी। फर्स्ट टाइम अटैक करते हैं इब्राहिम लोधी पर तो वो सफल नहीं हो पाते हैं, बट फिर बाद में जो है कुछ जो इंडियन जो रूलर्स थे यहाँ के वो उनको इन्वाइट करते हैं, तो छोटे आर्मी में भी जो इब्राहिम लोधी को वो हरा देते। डिफीटेड लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, जो फर्स्ट जो लड़ाई होती है पानीपत का 1526 में, सो वहां पर जो है इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है। द एंट्री ऑफ बाबर मार्क द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द बिगिनिंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी। और यहीं से ही जो बाबर से ही आपके जो मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होती है और दिल्ली सल्तनत एंड हो जाता है। हुमायूं सक्सीडेड बाबर टू द थ्रोन
बट वाज रिपीटेडली डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी। मतलब आपके जो है ये जो बाबर के बाद आपके जो हुमायूं बनते हैं यहाँ पर, और शेर शाह सूरी की उनकी लड़ाई होती है, और फाइनली जो है शेर शाह सूरी के द्वारा दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाता है 1540 में। शेर शाह सूरी राइन वाज शॉट एंड इन 1555 हुमायूं रिकैप्चर दिल्ली। मतलब कुछ समय के लिए जो शेर शाह सूरी यहाँ पर रूल करते हैं, फिर हुमायूं है 1555 में जब शेर शाह सूरी की जो डेथ हो जाती है, और उनके बाद जो उनके जो सक्सेसर हुए उतने कैपेबल नहीं थे, तो इसी का फायदा उठाते हुए फिर से जो हुमायूं है वो दिल्ली को अपने अंडर कंट्रोल में कर लेता है। जब हुमायूं की हार होती है, शेर शाह सूरी उनको हरा देते हैं, तो वो भागकर जो है बुरमा चला जा रहता है, और फिर वहां से वो वापिस आते हैं। फिर हुमायूं जो है कुछ समय तक दिल्ली में शासन करते हैं। हिज एक्सीडेंटल डेथ इन 1556 लेड टू अकबर बिकमिंग द नेक्स्ट मुगल एम्पायर। इस डेथ के बाद, जो हुमायूं के डेथ के बाद उनके जो बेटे हैं अकबर, वो क्या बनते हैं, मुगल एम्पायर बनते हैं। अकबर इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर। मतलब अकबर को हम जो है ग्रेटेस्ट जो मुगल एम्पायर के रूप में जानते हैं। मतलब सबसे मेन जो पावरफुल रूलर्स, या फिर जो हम जो देखें सबसे जो ज्यादा हाईली जो अप्रिशिएटेड जो रूलर्स थे, वो थे आपके अकबर। सो अंडर हिज रूल, आपका जो अकबर का जो रूल था वो 1556 से लेकर 1605 के बीच जो वो रूल करते हैं। सो ही ब्रॉट द राजपूत किंगडम अंडर हिज रूल। मतलब वो अपने साथ जो राजपूत जो किंगडम्स है, राजपूत जो रूलर्स है, वो अपने साथ मिलाकर वो चलते हैं। देन द लैंडमार्क बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 saw the defeat of महाराणा प्रताप द राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़। मतलब जो महाराणा प्रताप को जो है 1576 में अकबर हरा देते हैं, और इसी के साथ जो राजपूत जो रूलर्स हैं वो कहीं ना कहीं अकबर के साथ ट्रीटी में आ जाता है, और उनके साथ मिलकर जो है शासन करते हैं। नाम अकबर का चलता है, बट वो अपने एरिया पर कुछ प्रभाव रखते थे। सो बंगाल, गुजरात, कश्मीर, काबुल, सिंध एंड द कंधार वेयर कांक्वेयर। मतलब ये जो सभी जो बंगाल, गुजरात, कश्मीर, काबुल, सिंध, कंधार, ये सभी जो है अकबर के अंडर कंट्रोल में आ गया था, मुगल एम्पायर के अंडर कंट्रोल में आ गया था। इन 1605 जहांगीर वाज प्रोक्लेम्ड रूलर। मींस अब जो है अकबर के डेथ के बाद उनका जो बेटा था जहांगीर, वो जो है 1605 में क्या बनता है, रूलर बनता है। आफ्टर हिज डेथ इन 1627 एडी शाहजहां असेंड द थ्रोन। इसके बाद जो है आपके जो शाहजहां है वो गद्दी पर आते हैं, वो शासन पर आते हैं। He did not aid to the exiting kingdom and was famous for the construction of the Taj Mahal। मींस वो जो है उतने ज्यादा क्या नहीं थे कैपेबल, या फिर उतने ज्यादा जो है अपने एम्पायर को बढ़ाने के पक्ष में, बट वो जो है कंस्ट्रक्शन जो ताजमहल का निर्माण कराया, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाए, वो इसके लिए जाने जाते हैं। His son औरंगजेब इज कंसिडर्ड द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मतलब जो उसके बाद जो है आपके शाहजहां के बाद उनका जो बेटा औरंगजेब जो गद्दी पर आता है, तो उनको जो है ग्रेट रूलर के रूप में, लास्ट जो ग्रेट रूलर्स के रूप में मुगल एम्पायर के नजर जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है 1700 के बाद उनके जो डेथ के बाद उतने ज्यादा कैपेबल जो है रूलर्स नहीं हुए, और मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। सो religious fanatic, his empire extended from Kashmir to Deccan and from Bengal to Ghazni। मतलब ये जो औरंगजेब के समय जो इसका जो एम्पायर है बहुत दूर दूर तक फैला था। वो जो है डेक्कन से लेकर कश्मीर तक, बंगाल से गजनी जो एम्पायर है वहां तक फैला हुआ था। आफ्टर हिज डेथ द एम्पायर वाज डिवाइडेड बिटवीन हिज सन एंड thus began the decline of दिस डायनेस्टी। मतलब ये जो औरंगजेब के बाद उनके जो बेटे हुए आपस में लड़ने लगे, अलग अलग जो इनका एम्पायर था वो टुकड़ों में बट गया, और डायनेस्टी धीरे धीरे क्या होने लगी, कमजोर होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। हिज सक्सेसर कुड नॉट कोप विथ अटैक फ्रॉम सिक्स मराठास एंड फाइनली द ब्रिटिश। मतलब उसके बाद जो रूलर्स हुए तो वो ना तो सिख मुझसे मराठास या फिर जो ब्रिटिश से नहीं लड़ पाए, अपने एम्पायर की रक्षा नहीं कर पाए, और धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। जो द डेथ ऑफ बहादुर शाह सेकंड इज 1862 इन रंगून इंटू द मुगल डायनेस्टी। लास्ट जो रूलर्स हुए जो बहादुर शाह सेकंड जो थे, ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में रहते हुए जो शासन कर रहे थे, कुछ जो उसको पेंशन मिल रहा था, तो उनके डेथ के बाद फाइनली जो पूरी तरीके से मुगल जो डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती
है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल किला या फिर जिसे हम रेड फोर्ट के रूप में जानते हैं दिल्ली, तो इनको बनाया किसने था? शाहजहां ने। और यहाँ पर रेसिडेंट ऑफ रॉयल फैमिली, वो उस समय की जो रॉयल फैमिली थी, राजा महाराजाओं की फैमिली थी, वो यहाँ पर रहते थे। और कब बनाया था? तो जो कैपिटल जो है शिफ्ट किया गया था आगरा से दिल्ली, तब ये जो बिल्डिंग्स है, लाल किला है, रेड फोर्ट है, वो बिल्ड किया गया था। तो इस तरीके से ये तो हो गया आपका जो मुस्लिम जो इन्वेजन हुआ था, डिफरेंट टाइप्स के जो हमने आपके जो रूलर्स उनके जो इस्टेब्लिश किए गए वो सभी हमने यहाँ पर ब्रीफ में जान लिया। नेक्स्ट आता है आपका डेक्कन सल्तनत। ये सभी जो हम जो देख रहे थे अभी, वो कहीं ना कहीं आपके जो नॉर्दर्न इंडिया में जो था वहां का जो एम्पायर था। अब जो डेक्कन वाले जो एरिया की हम बात करें तो वहां पर जो डेक्कन में जो आपको मतलब बीच सेंटर जो इंडिया का जो सेंटर पार्ट था, हमने चोलास देखा वो साउथ इंडिया में था। नॉर्दर्न इंडिया में भी हमने जो डिफरेंट जो डायनेस्टी देखे, मुगल जो अटैक्स हुए, मंगोल्स के द्वारा अटैक किया गया, मुस्लिम इन्वेजन हुई, ये सभी नॉर्दर्न पार्ट में था। अब जो डेक्कन मतलब इंडिया का जो सेंटर जो पार्ट है, तो वहां पर हम जो देखें तो ये जो आपका जो उस समय इंडिया के हम जो रफली मैप देखें तो ये जो बीच वाला जो एरिया था, ये जो डेक्कन वाला पार्ट आता था, यहाँ पर जो हम बात करते हैं, सो द बहामनी डायनेस्टीज वाज फाउंडेड इन 1347। मतलब 1347 में कौन सा बहामनी जो डायनेस्टी है वो क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? बहामन शाह, या फिर जिसे हम किस रूप में जानते हैं? अलाउद्दीन फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो हु वाज एन ऑफिसर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। मतलब ये जो बहामन शाह या फिर अलाउद्दीन फर्स्ट जो था वो दिल्ली सल्तनत में एक ऑफिसर हुआ करता था, बट उनसे जो है बगावत करके 1347 में वो बहामनी डायनेस्टी है वो इस्टेब्लिश करते हैं। सेवरल सक्सेसफुल रूलर फॉलोड एंड द डायनेस्टी लिस्टेड टिल 1538। जो बहामन शाह या फिर अलाउद्दीन फर्स्ट के बाद और जो डिफरेंट जो रूलर्स हुए और फाइनली ये जो बहामनी डायनेस्टी है वो 1538 तक चलता है। इन 1419 महमूद बहामनी वाज डिफीटेड एंड मलिक अहमद डिक्लेयर हिमसेल्फ इंडिपेंडेंस। मतलब इसी बीच क्या होता है 1490 में जो महमूद जो बहामनी है वो डिफेट कर देते हैं, उनको हरा दिया जाता है किनके द्वारा? मलिक अहमद के द्वारा, और वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली बना देते हैं और निजाम शाही जो डायनेस्टी है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है। एक जो नई डायनेस्टी यहाँ पर डेक्कन में इस्टेब्लिश हो जाता है। देन शाहजहां एनेक्स द एम्पायर इन 1637। तो इसी बीच आपके जो देखोगे तो जो शाहजहां है वो 1637 में ये जो डेक्कन सल्तनत वाला जो एरिया है उनको वो अपने अंडर कंट्रोल में कर लेते हैं। फिर बीच में कुछ जो घटनाएं हम जो देखें तो 1489 में क्या घटना करता है? 1489 में होता है कि यूसुफ आदिल खान जो गवर्नर थे कहाँ के? बीजापुर के, तो उनके द्वारा आदिल शाही जो डायनेस्टी है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। मतलब बीजापुर वाला एरिया है, वहां पर जो कर्नाटक वाला एरिया है वहां पर जो आदिल शाही जो डायनेस्टी है वो आदिल खान, यूसुफ आदिल खान के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। हिज डिसेंडेंट इब्राहिम आदिल शाह वाज मैरिड टू चांद, जो चांद की जो राजकुमारी है उनके द्वारा जो इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा मैरिज किया जाता है। जो चांद की क्या थी? चांद जो बीबी डॉटर ऑफ हुसैन निजाम शाह ऑफ अहमदनगर एज अ पार्ट ऑफ एन अलायंस। मतलब समझौते के तहत जो डॉटर है, बीबी है, उनके साथ उनकी जो है विवाह मैरिज कर दिया जाता है। देन द सुल्तान्स कंबाइंड फोर्स एनेक्स विजयनगर एम्पायर आफ्टर द बैटल ऑफ तलीकोटा। मतलब ये जो हुसैन निजाम शाह और अभी ये जो हमने देखा था कौन? आपके जो ये जो इब्राहिम आदिल शाह है, ये जो दोनों मिलकर क्या करते हैं? तलीकोटा है वहां पर विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स हैं उनको हराते हैं और उनके जो एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में कर लेते हैं। चांद बीबी टुक चार्ज ऑफ द एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। चांद बीबी है, उनके जो हस्बैंड जो थे इब्राहिम आदिल शाह, उनका जो डेथ हो जाता है तो उसकी जगह पर चांद बीबी है वो अपने एम्पायर को संभालते हैं। इन 1680 में क्या हुआ? बीजापुर वाज एनेक्स बाय औरंगजेब। 1680 में बीजापुर को एनेक्स कब्जे में कर लेते हैं कौन? औरंगजेब। द कुतुब शाही डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन 1518 एडी बाय सुल्तान कुली कुतुब शाह। मतलब कुतुब शाही जो डायनेस्टी है सुल्तान कुली कुतुब शाह के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। गवर्नर ऑफ गोलकोंडा, ये गवर्नर के गोलकोंडा थे, तो गवर्नर थे कहाँ के? गोलकोंडा के, और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते हैं और यहाँ पर अपने नाम से कुतुब शाही डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं। हिज सक्सेसर रूल्ड टिल इट वाज एनेक्स्ड बाय औरंगजेब इन 1687 एडी। मतलब ये सभी क्या थे कि जो ये जो है मुगल से अपने आप को इंडिपेंडेंट करके अपना
खुद का जो है यहाँ पर जो है डायनेस्टी स्टैब्लिश कर लिए थे, बट बाद में फिर से मुगल्स के द्वारा ही इनको हरा दिया जाता है और इस एरिया को फिर से अपने अंडर कंट्रोल में कर लेते हैं। तो ये तो हुआ आपका क्या हुआ, जो डिफरेंट जो डेक्कन एरिया पर कुछ जो छोटे छोटे जो सल्तनत जो स्टैब्लिश हुए थे। नेक्स्ट आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन इन द वेरियस किंगडम। अब जो डिफरेंट जो किंगडम्स था तो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासनिक जो तंत्र था, शासन किस तरीके से चल रहा था, हम इसके बारे में देखें तो several of new kings adopted title like महाराजा, धीराजा, ग्रेट किंग और लॉर्ड ऑफ किंग। मतलब अपने आप को महाराजा, धीराजा मतलब राजाओं के भी राजा के रूप में अपने आप को टाइटल देते थे। त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ड्स, मतलब तीनों जो वर्ड है ना, उसका राजा अपने आप को जो है कहते हैं ना, तो उस रूप में वो टाइटल्स अपने आप को देते थे, उपाधि देते थे। However, they often shared power with their nobles as well as with representative associations of peasants, traders and brahmanas। Means ये जो राजा होते थे तो उनके पास ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी थी, ऑब्सोल्यूट पावर्स होते थे, बट वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने साथ जो लोग थे, जैसे वो पीजेंट्स के जो हेड थे, ट्रेडर्स जो होते, ब्राह्मण्स होते थे, उनको भी कुछ जो अधिकार है, कुछ जो पावर है वो उनको दिया जाता था। सो इन all this kingdom resources were obtained directly from the producer who were often forced to give a part of the produce। मतलब क्या होता था, रिसोर्स, राजा महाराजा के पास रिसोर्स, संपत्ति, धन कहां से आएगा, तो जो प्रोड्यूसर्स होते थे उस समय, जो फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, उनसे कुछ जो प्रोड्यूस के बदले में कुछ जो पार्ट्स है वो उनको देते थे। समटाइम दिस वे टेकन एज अ रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु क्लेम रेंट फॉर द लैंड। मतलब रेंट के रूप में, जैसे लैंड टैक्स वगैरह है, डिफरेंट टाइप के जो रेवेन्यूज हैं वो पे करते थे। रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स ऑफ ऑल गुड्स। जो भी ट्रेडर्स हैं वो गुड्स को, सामान को व्यापार करते थे, तो उसके एवज में भी उनको कुछ जो टैक्सेस है, रेवेन्यू है, वो राजा को पे करना पड़ता था। यहाँ पर आप जो देखोगे तो डिटेल नॉलेज में आपको कुछ मिलता है। द चोला इंस्क्रिप्शंस इन तमिलनाडु टेल अस अबाउट द मोर देन 400 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। मतलब चोला इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि उस समय जो चोला के द्वारा लगभग 400 डिफरेंट टाइप के जो टैक्स है वो कलेक्ट किए जाते थे, और जो सबसे मोर जो कॉमन जो टैक्सेस था वो था वेट्टी एंड कदामनी, जो कदामय। अब ये जो वेट्टी क्या होता है, तो वेट्टी वाज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेस टेकन एज अ फोर्स लेबर एंड कदामय वाज अ टैक्स लेविड ऑन लैंड। मतलब जो लेबर्स है तो उसके लिए जो लेबर जो टैक्स के रूप में वेट्टी, और जो टैक्स के रूप में कदमय जो टैक्स है वो लिया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर टैक्सेस ऑन thatching the houses, the use of ladder to claim palm trees, as well as the seize of succession to family properties and so on। मतलब डिफरेंट यहाँ पर जो है, अगर आप जो है अपने घर को जो है बना रहे हैं, उसको छा रहे हैं, तो उसके लिए टैक्स लेते थे। पाम ट्री से वहां से आप पत्ते ले रहे हैं तो उसके लिए, उसका यूज करें तो उसके लिए टैक्स है। डिफरेंट आपके फैमिलीज के जो है आप क्या ले रहे हो, आप अगर मेरा जो बेटा है मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, या फिर फादर की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उनके बदले में जो टैक्सेस है, जैसे अभी गवर्नमेंट को फीस पे करते तो उसी तरीके से उस समय भी पे किया जाता था। तो इस तरीके से लगभग 400 डिफरेंट टाइप के जो टैक्सेस है वो चोलास जो है कलेक्ट करते थे। आगे हम जो देखें तो all such collected resources were used to find the rulers administrative setup as well as to construct new temples and forts। मतलब जितने भी रिसोर्स जो कलेक्ट किए जाते थे, रेवेन्यू लिया जाता था, टैक्स कलेक्ट किया जाता था, उनसे कहीं ना कहीं बेहतर प्रशासन चलाया जाता, डिफरेंट डेवलपमेंट वर्क किए जाते थे, टेम्पल्स बनाए जाते थे, फोर्ट्स वगैरह बिल्ड किए जाते थे। दिस रिसोर्सेज वर आल्सो नीडेड फॉर फाइटिंग वॉर्स। लड़ाई लड़ने के लिए भी रिसोर्स चाहिए, सैनिकों को पे करना है, खाना दाना है, घोड़ा है, हाथी है, तो उन सब के लिए क्या किया जाता था, ये जो रिसोर्स जो कलेक्ट किए जाते थे उनका यूज किया जाता था। दिस वॉर्स वर नेसेसरी टू एक्वायर मोर वेल्थ थ्रू प्लंडर एंड गेनिंग कंट्रोल ओवर लार्जर एरियाज ऑफ लैंड एज वेल एज इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स। मतलब लड़ाई भी जरूरी था, अपने आसपास एरिया को कैप्चर करना है, अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखाना है, इंपॉर्टेंट जो ट्रेड रूट्स है उनको कैप्चर करना है, तो इनके लिए लड़ाई लड़ी जाती थी और उसमें जो रिसोर्सेज है वो खर्चा किए जाते थे। तो ये जो था एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। नेक्स्ट जो आपका आता है प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तिस मतलब जो टाइटल उस समय यहाँ पर उपहार जो दिया जाता था, तो प्रशस्तिस आर राइटिंग which contain detail that may not be literary
ट्रू, मतलब प्रशस्ति राजा महाराजाओं के बारे में लिखा जाता था, कोई जो है जनरली वो क्या होते थे, ट्रू नहीं होते थे भाई। जो कोट है, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ, फॉर एग्जांपल एज वेलिंग victorious warriors. These were composed by the learned Brahmins who occasionally helped in the administration. मतलब जो रूलर्स है वो अपने आप बारे में जो लोगों को क्या बताना चाहते थे, वो उस समय जो उनके जो कोर्ट पोएट्स होते थे या फिर ब्राह्मण्स वगैरह उनके द्वारा लिखा जाता था, और वो जो है लोगों के बीच उनको प्रोड्यूस किया, उनको ले जाया जाता था और बताया जाता, पढ़ के सुनाया जाता था, ताकि लोग जो है अपने ज्यादा से ज्यादा, जैसे हम अभी भी कई जो चीजें प्रशस्ति है वो पढ़ते हैं और पता चलता है कि उस समय जो रूलर्स हैं वो किस तरीके से रहते थे, कहां कहां पर उसने विजय जीता। सो ब्राह्मण्स वे आर ऑफ्टन रिवार्डेड विथ लैंड ग्रांट बाय देयर किंग्स। ब्राह्मण्स को क्या होता था, राजा जो है उस समय जमीन देते था ताकि वहां से वो कुछ जो प्रोड्यूस हो रहा है उनको वो कलेक्ट कर सके। दिस लैंड ग्रांट्स वे आर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, मतलब जो भी जमीन उनको मिला हुआ है तो उनको कॉपर प्लेट में उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता था। A king would reward a Brahman with a copper plate, granting him right to the specific piece of land. मतलब जो ब्राह्मण को जो राजा है वो जो कॉपर प्लेट्स है उनको देते थे और उनको ये दिखाते थे कि भाई ये जो पीस ऑफ लैंड है वो आपका है, आप इसके जो है अधिकारी बन गए हैं, आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो लैंड ग्रांट और प्रशस्ति है वो ब्राह्मण है वो राजा के लिए प्रशस्ति जारी करता था, उनका गुणगान करता था, और उसके बदले में कहीं ना कहीं राजा जो है उनको लैंड ग्रांट है, जमीन के जो मालिक है वो बना देते थे। नेक्स्ट हम देखें तो आपका जो सोशल कंडीशन अंडर दैट वेरियस डायनेस्टीज, मतलब ये जो डिफरेंट जो डायनेस्टीज थे तो वहां पर जो लोगों का जो सोशल कंडीशन है वो किस तरीके से था। सो द रीजन्स अलोंग द कोस्ट इन द साउथ वेयर इंगेज इन ट्रेड आइदर विद द रोमन एम्पायर इन वेस्ट और विद साउथ ईस्ट एशिया इन ईस्ट। मीन्स आपके जो क्या हुआ कि जो कोस्टल एरिया था साउथ का वो कहीं ना कहीं जो ट्रेड रोमन एम्पायर के साथ वेस्ट पोस्ट से जो है पोर्ट वगैरह से वो ट्रेड करते थे, या फिर जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां से ईस्ट पार्ट से वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे, व्यापार होता था उनका। सो a large number of Arab traders and Muslim trading communities established themselves along the coast of South India। मतलब जो जैसे हमने पहले ही देखा कि जो मुस्लिम जो इन्वेंशन हुए थे तो पहले से ही जो ट्रेडर के रूप में जो मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं जो साउथर्न जो पार्ट्स है वहां पर वो इंटर हो गए थे। द विजयनगर एम्पायर वाज नोन फॉर इट्स इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोग्रेसिव ट्रेड प्रैक्टिस। मींस जो विजयनगर है वो कहीं ना कहीं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत बेहतर था, वो जो ट्रेड बहुत अच्छे से करते थे, व्यापार उनका होता था। सो दे वर टॉलरेंट ऑफ वेरियस रिलीजन, मतलब वो जो डिफरेंट जो धर्म थे उनके साथ उनका जो व्यवहार था वो बेहतर था। द भक्ति मूवमेंट वाज आल्सो वेरी प्रोमिनेंट। The Vijayanagara rulers followed administration method developed by the earlier dynasty of South। मतलब जो विजयनगरा जो रूलर्स हैं वो पहले से जो डिफरेंट जो अदर जो डायनेस्टीज हैं तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप जो स्टैब्लिश किए थे वही उसी को आगे वो बढ़ा रहे थे, बट विथ माइनर चेंजेस, मतलब कुछ छोटे मोटे चेंज किए अपने सुटेबल के अकॉर्डिंग, तो जो अदर जो साउथ डायनेस्टी उसी को आगे ले जा रहे थे। द किंग वाज द अथॉरिटीज, मतलब जो मेन जो हेड होता था, जो मुखिया था वो एम्पायर का डायनेस्टीज का वो किंग होता था। ही हैड अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर डिफरेंट जो मिनिस्टर्स होते थे जिसमें प्रधान हेडेड बाय द महाप्रधाना और प्राइम मिनिस्टर, मतलब उनके जो मेन जो हेड महाप्रधाना या फिर प्राइम मिनिस्टर जिसे कहा था। मिलिट्री ट्रेनिंग वाज कंपलसरी फॉर ऑल हाई रैंक ऑफिसर, मतलब जितने भी बड़े जो ऑफिसर होते थे सभी को मिलिट्री का जो ट्रेनिंग है, आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो लेना पड़ता था। ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड द सील ऑफ द रिंग ऑफ द किंग, मतलब जो जितने भी रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आदेश जाना है, जो भी निकलना है, तो उसमें जो है मेन जो किंग का जो है सील होना जरूरी होता था। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 5 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 5 भागों में बटा हुआ था, जैसे 5 जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस और राज्यस। इज गवर्न बाय कमांडर, जो दंडनायका, मतलब जो डिफरेंट जो उस समय जो एम्पायर था वो डिवाइड था 5 में, तो उनके जो हेड जिसे कमांडर या फिर जो दंडनायका जो कहा जाता था, जो कहीं ना कहीं जो रॉयल फैमिली, मतलब जो राजा महाराजा के फैमिली है उनके जो लोग ही हैं वो कमांडर बनते थे। फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस नेटिव लैंग्वेज ऑफ द रीजन्स वाज यूज्ड,
मतलब जो वहां पर जो लोकल जो लैंग्वेज आसपास में जो बोला जाता था उस रीजन में, उसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता था। द इकोनॉमी वाज एग्रीकल्चर बेस्ड, मतलब जो मेन जो मुख्य जो व्यवसाय जो होता था उस समय एग्रीकल्चर खेती बाड़ी होता था और उसी पर पूरा जो इकोनॉमी है वो बेस्ड होता था। इट ऑल्सो हैज अ लार्ज मार्केट फॉर प्रीशियस जेम्स एंड गोल्ड, मतलब उस समय जो गोल्ड है, प्रीशियस जो जेम्स मतलब जो बहुमूल्य रत्न जो होते थे उनका इंपॉर्टेंट मार्केट भी हुआ, बहुत बड़ा मार्केट लगता था। ट्रेड वाज कैरिड ऑन विथ ओवरसीज एम्पायर, मतलब अदर जो डिफरेंट जो एम्पायर जैसे रोमन एम्पायर के हमने देखा, नॉर्थ ईस्टर्न जो एम्पायर है उनके साथ जो है क्या होता था, ट्रेड होता था। देयर वाज एन इफिशिएंट टैक्स सिस्टम, उस समय टैक्स सिस्टम भी बहुत बेहतर था। इन स्पाइट ऑफ द कास्ट सिस्टम बिगन स्ट्रिक्टली फॉलोड, देयर वाज सोशल मोबिलिटी, मतलब उस समय कास्ट सिस्टम भी जो है स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था, बट सोशल मोबिलिटी था, मतलब एक जो सामाजिक जो एक जगह से दूसरी जगह आना जाना है ये भी चलता था। देन अनटचेबिलिटी वाज प्रैक्टिस, छुआछूत जो है ऊंची जाति अपर कास्ट लोअर कास्ट ये उस समय भी होता था। द राजपूतास वे आर नॉन फॉर देयर रिलीजियस टॉलरेंस एंड देयर पैट्रोनेज ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन, मतलब उस समय जो राजपूतास है वो उनके जो रिलीजियस धार्मिक जो छूट है वो दिए हुए थे, जो लोग जो है बेहतर तरीके से वहां पर मिलजुल कर रहते थे, लिटरेचर और एजुकेशन है वो उस समय बेहतर था। किनके समय, राजपूतास के समय। अब हम आगे जो देखें तो मुस्लिम जो रूलर्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो अंडर मुस्लिम रूलर्स द एडमिनिस्ट्रेशन वाज लेस टॉलरेंस, मुस्लिम आए तो उस समय रिलीजियस जो टॉलरेंस है वो बहुत कम देखने को मिलता है। देन देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू लूट द ट्रेजर एंड वेल्थ ऑफ किंगडम एंड डोमिनेशन ऑफ मासेस, मतलब उनका मेन जो उद्देश्य था कि जो है धन संपदा है उनको लूटना और डोमिनेंस, मतलब यहाँ के जो लोगों पर जो है डोमिनेंस करना, उन पर अपना प्रभाव छोड़ना मेन उनका उद्देश्य हुआ करता था। आगे हम जो देखें सो द अर्लियर जो मुस्लिम जो इन्वेडर्स हुए जिसमें मोहम्मद आप गजनी है, उसने हमने पहले ही देखा 17 टाइम अटैक किए थे और मेन उनका उद्देश्य था यहाँ के जो रिच है, वेल्थ है, टेम्पल्स है, सोमनाथ टेम्पल उनको लूटना, यहाँ से संपत्ति को ले जाना। द लेटर जो मुस्लिम रूलर्स हुए वो इंडिया में फिर वापस लूटने के उद्देश्य से आए और यहाँ के जो हेल्थ है उनको अपने बेनिफिट के लिए लूट के गए और यहाँ पर लाइक इंक्रीजिंग देयर मिलिट्री माइट, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड मैग्निफिकेंस मोन्यूमेंट्स, मतलब बाद में वो जो यहाँ से ज्यादा लूटना, अपने जो मिलिट्री को बड़ा करना, बिल्डिंग्स बनाना, मोन्यूमेंट्स बनाना, ये उनका मेन उद्देश्य था। मोस्ट ऑफ देम केप्ट द पॉपुलेशन अंडर देयर कंट्रोल, दे डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो जो है यहाँ के लोगों को अपने अंडर कंट्रोल में किए, उसने जो है टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने अकॉर्डिंग टू नए जो इंस्टीट्यूशंस है वो बिल्ड किए। द मुस्लिम रूलर who were not very tolerant toward other religions and hence there were instances of people began pushed behind, मतलब ये मुस्लिम जो रूलर्स हुए तो वो जो डिफरेंट जो रिलीजन्स है उनके प्रति वो उतने जो ज्यादा टॉलरेंस नहीं थे, वो उतने ज्यादा उनको मान्यता नहीं देते थे, जिनके कारण से लोग भी इनके अगेंस्ट थे। रूलर्स लाइक औरंगजेब हु वेयर फैनेटिक फोर्सिबली कन्वर्टेड मेनी पीपल टू इस्लाम, मतलब जो औरंगजेब वो कट्टर जो मुस्लिम थे और वो जो अदर जो धर्म को उतने मानते नहीं थे, तो इसके कारण से वो लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट भी कराए। Sufism also gained acceptance in society with Sufism like Khwaja Muhyiddin Chishtis and Hazrat Nizamuddin Auliyas spread their majestic and spiritual form of Islam। So, मतलब जो सूफीज्म है वो भी बहुत डेवलप हुआ क्योंकि उस समय के जो संत थे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, मुहिद्दीन चिश्ती, इनके द्वारा जो ये जो सूफीज्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, लोगों के बीच जा जाकर इन लोगों ने प्रचार किया। तो इस समय हम जो है यहाँ पर सोशल कंडीशन हमने देखा, रिलीजियस वो पॉलिसीज हमने डिफरेंट जो डायनेस्टीज में देखे। नेक्स्ट जो आता है आपका आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट, उस समय आर्ट्स किस तरीके से हुआ करते, बिल्डिंग्स वगैरह किस तरीके से बने थे, हम इसके बारे में देखें। सो द गुरजारा प्रतिहारा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग कैन बी सीन इन टेम्पल्स एट खजुराहो, ओसियन एंड कोटा, मतलब जो गुरजारा प्रतिहारा के द्वारा टेम्पल्स बनाए गए वो खजुराहो, ओसियन और कोटा में हमें देखने को मिलता है। डिफरेंट जो लेजिसेस है, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे जो आर्किटेक्चर जो टेक्निक्स है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, वो इजराइल गारा एम्पायर में भी हमें देखने को मिलता है। लेजिसी कैन बी सीन इन वेरियस लोकेशन स्प्रेड ऑल ओवर साउथर्न इंडिया, प्रीडोमिनेंटली हम्पी, मतलब विजयनगर एम्पायर का हम्पी में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ देयर आर्किटेक्चर स्टाइल कंबाइन बोथ
द डेक्कन एंड द्रविडियन आइडियाज एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल फेथ, मतलब सभी धर्म से रिलेटेड इनके जो बिल्डिंग्स है, इनके जो आर्किटेक्चर्स है हमें देखने को मिलता है। कुछ में जो डेक्कन स्टाइल, साथ ही साथ द्रविडियन स्टाइल के जो आइडियाज है वो भी हमें देखने को मिलता है। द टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय Badami Chalukyas are a mixture of northern Nagara style and a Dravidian style from south, मतलब ये जो बादामी जो चालुक्यास है उनके द्वारा जो बनाया गया जो बिल्डिंग्स है उसमें आपके जो नॉर्दर्न जो स्टाइल, जो नागरा जो स्टाइल है वो भी मिलता है, और जो द्रविडियन स्टाइल जो साउथ में जो फॉलो किया जाता है, दोनों स्टाइल के जो हमें आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। Temples were inspired by prevalent religious and their beliefs. Both Kannada and Telugu developed under the Chalukyas and the Vijayanagara Empire, मतलब उस समय जो टेम्पल्स बने तो रिलीजियस बिलीफ्स है उनके अकॉर्डिंग बना। कन्नड़ और तेलुगु जो है दोनों चालुक्यास और विजयनगरा के द्वारा डेवलप किया गया, और स्कल्पचर्स है, म्यूजिक है, डांस है, ऑल प्रोड्यूस्ड अंडर दिस डायनेस्टीज, और चाहे वो मूर्ति कला हो, म्यूजिक है, डांस है, सभी ये जो डिफरेंट जो डायनेस्टीज हुए उनके अंडर कंट्रोल में कहीं ना कहीं आगे बढ़ा। द प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक इन्वॉल्व इन विजयनगरा एम्पायर, मतलब अभी कर्नाटिक म्यूजिक का जो हमें फॉर्म देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं विजयनगरा एम्पायर के समय से ही चली आ रही थी। द कर्विंग ऑफ मोनोलिथ्स इज वेरी टाइपिकल ऑफ द विजयनगरा स्टाइल, मतलब जो मोनोलिथ्स जो कर्व किया गया है वो कहीं ना कहीं विजयनगरा स्टाइल का है। एग्जाम्पल में देखें सो द गोमेश्वर जो टेम्पल्स है, आपके जो स्टेचूज करकला और नंदी बुल एट लेपाक्षी, तो ये कहीं ना कहीं आपके मोनोलिथिस के एग्जांपल्स हैं आपके जो किनके द्वारा विजयनगरा जो स्टाइल्स है वो बिल्ड किया गया है। तो ये आपके जो आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट से रिलेटेड देखें, यहीं पर ही हम जो देखें जो आपके जो मुगल्स के द्वारा, तो मोस्ट ऑफ द रूलर्स वेयर पेट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो मुगल्स में हम जो देखें तो ज्यादातर जो थे वो आर्ट और आर्किटेक्चर्स के जो थे, बट आपके जो थ्रू नॉट ऑल देम कंट्रीब्यूट एज मच एज द मुगल्स, मतलब और बाकी जो रूलर्स हुए जैसे दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उस समय उतना ज्यादा हमें जो है आर्किटेक्चर्स आर्ट्स में देखने को नहीं मिलता, बट मुगल जैसे आते हैं तो इनमें अधिकांश जो रूलर्स हुए कहीं ना कहीं वो आगे कंट्रीब्यूट करते हैं। द मुगल इंट्रोड्यूस द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ सेंट्रल एशिया इन इंडिया, द मोनुमेंट पैलेसेस टॉम्स एंड द फोर्ट्स कंस्ट्रक्टेड बाय देम रिफ्लेक्ट द एलिमिनेशंस of Persian and Indian arts and culture with strong influence of Rajput style of architecture, मतलब मुगल्स के द्वारा जो बिल्डिंग्स बनाए गए जिसमें आपके जो पैलेसेस, स्तंभ है, फोर्ट्स है, वो मोनुमेंट्स वगैरह जो बने वो कहीं ना कहीं पर्सियन स्टाइल में भी था, इंडियन जो स्टाइल्स भी ये देखने को मिलता है, और राजपूत जो बनाते थे उसी तरीके के जो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो हमें नजर आता है। द मुगल क्राफ्ट्समैनशिप कैन बी सीन इन मोनुमेंट्स ऑल ओवर नॉर्दर्न इंडिया, मतलब जहां जहां पर मुगल एम्पायर रहा वहां वहां पर आपको जो उनकी जो ब्यूटीज है वो उनके जो मोनुमेंट्स है, उनके जो बिल्डिंग्स है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे जो ताजमहल इज वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड का जो मेन जो वंडर, 7 वंडर्स के रूप में जानते हैं हम तो ताजमहल को, तो वो भी जो है मुगल्स के द्वारा बनाया गया। शेरशाह सूरी इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे कवरिंग द कंट्री नॉन एज द ग्रैंड ट्रंक रोड टुडे, मतलब जो शेरशाह के सूरी के द्वारा जो लॉन्गेस्ट हाईवे जो बनाया गया जिसे हम द ग्रैंड ट्रंक रोड्स के रूप में अभी के रूप में जानते हैं, तो उसका जो श्रेय है वो शेरशाह सूरी को जाता है, बट वो बहुत पहले से ही वो जो रूट था, बट उसको जो शेरशाह सूरी ने और बेहतर डेवलप करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। यहाँ पर डिड यू नो में आपको पता होना चाहिए द फेमस जो पर्सियन जो पोएट थे फैरुदास प्रेजेंटेड मोहम्मद ऑफ गजनी विद द शाहनामा, जो इनके द्वारा जो पर्सियन पोएट जो थे उनके द्वारा जो लिखा गया है एन एपिक पोयम विच हैज ओवर 5 आपके जो 50,000 जो कपलेट्स एंड टुक ओवर 27 ईयर टू राइट, मतलब 27 ईयर्स लिखने में लगा, और वहां पर लगभग कितने 50,000 जो कपलेट्स है वहां पर लिखा गया है। यहाँ पर आपका पुराना किला जो दिखाई दे रहा है द किला है कोहान मॉस्क्यू एट पुराना किला दिल्ली में है। और अब इसी समय अराउंड दिस टाइम जो वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो पार्ट्स है वहां पर देखें तो कहां पर चाइना की हम बात करते हैं। द टैंग एम्पायर विथ इट्स कैपिटल एट जी एंड वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हु वेयर रिक्रूटेड थ्रू एन एग्जामिनेशन, मतलब इसी समय जो टैंग एम्पायर था तो वहां पर जो ब्यूरोक्रेट्स जो वहां के जो अधिकारी होते थे वो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के थ्रू होता था। एनीवन हु विश टू अपेयर फॉर इट कुड डू सो,
मतलब जो जिनको एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेट अधिकारी बनना होता था तो उनको एग्जामिनेशन देना पड़ता था और एग्जामिनेशन में पास होते थे तभी वो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी बन सकते थे। दिस सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिसर रिमाइन इन प्लेस विथ सम चेंजेस टिल 1911। और ये जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं आगे भी चलते गया और 1911 तक कुछ चेंजेस के साथ ही वर्ल्ड के जो डिफरेंट पार्ट है यहाँ पर ये जो चाइना में ये सिस्टम रन कर रहा था। तो इस तरीके से ये जो एक चैप्टर था लॉन्ग चैप्टर यहाँ पर आपका क्या होता है एंड होता है। होपफुली ये जो है आपके लिए क्या होगा हेल्पफुल होगा। अगले वीडियो में हम जो है यहाँ पर जो इसके जो एक्सरसाइज वर्क है उनके भी सोल्यूशन देखने को आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये जो है आपके हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।